हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यह क्लास आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट आपको हर एक टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मिलेगा, चाहे वह बीएसएससी की एग्जामिनेशंस हो या फिर आपका अभी बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जामिनेशंस होने वाला है सेकेंड फेज का, इसके लिए भी यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ऑप्शन ए है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन बी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसने निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। और ऑप्शन डी है निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित करवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। उन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी है 1900, ऑप्शन डी 1905, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1900। पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम जो है 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि और गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध का एका आंदोलन क्या था। ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी जमींदारों को अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति और ऑप्शन डी है लगान का नकद में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, लगान का नकद में परिवर्तन। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। एका आंदोलन 1921 से 20 का नेतृत्व पिछड़ी जनजाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बड़ाइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थीं। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रविदों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वामी सहजानंद का संबंध था।
ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन डी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा का एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषक सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है बिहार में जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन बी है बिहार में मजदूर आंदोलन, ऑप्शन सी है बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन डी बिहार में जातीय आंदोलन और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है जो बिहार में किसान आंदोलन से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। हाँ, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्सन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति ने वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय की रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति ने और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। कंपनी पहला नीति इसका कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। तीसरा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी। चौथा अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1835 ईस्वी और पांचवा बराबर के संघ की नीति 1835 से 1947 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स।
ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन जिनकी शुरुआत बंगाल ने 1765 ईस्वी में मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार के पास अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसे प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोंसले, ऑप्शन सी दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। अपने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सैनिक विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेज ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी के निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802 और बराड़ की भोंसले 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलता राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पुणे पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1911 और ऑप्शन डी है 1921। ऑप्शन ए परीक्षित में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी, किंतु जनगणना का
क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है। तो प्रथम नियमित जनगणना जो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में काल से मानी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।